महक मलिक में और इनमें कोई फ़र्क नहीं। मतलब हर दूसरे मुशायरे तहजीब में हाफी नहीं, हर दूसरे मुशायरे में होना तो आपकी लॉबी की वजह से। मुझे मेरी दुश्मनी एक शख्स के साथ है तो भाई मर्द आदमी है, दुश्मन रखते हैं, और आगाज़ उस शख्स ने किया था, मैंने नहीं किया था। आपके इंटरव्यूज़ में इफ्चल उस्ताद की ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अली ज़रियून हो गया, तहजीब हाफी हो गया, उमैर नजमी हो गया, अम्मार इकबाल हो गया। मेरे पास रोज़ाना व्हाट्सएप पे शायरों अदीबों ने ही एक दूसरे के बारे में वो कुछ शेयर किया होता है। अगर मैं वो ओपन कर दूं, पब्लिक कर दूं, अख्तर उस्मान को क्यों नहीं मुशायरों में बुलाया जाता? वो ये चीज़ें नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, फरत अब्बास शाह से कौन मकबूल है, उसे क्यों नहीं हर जगह बुलाते? वो ये काम नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे साजिशें करनी नहीं सिखाई। अभी आपका एक्टिव होने का क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी मुफाद पे ज़्यादा आ रही है? तब आप एक्टिव बड़ा हो अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। परसों से जाद गुल बिसालवी ने मेरे से बहस करते हुए कहा फेसबुक पे कि जी वो आपने कहा जी कि हाफी ने और ताबिश ने भी आपके शेर उठाए हुए हैं। मैं मुंह पे कहता हूँ उठाए हुए हैं। बाकी मंजरनामे में मैंने जिसको आज तक अच्छी शायरा कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इधर की खबरें उधर, उधर की उधर, मुझे पता ही नहीं। मेरी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि एक तूफ़ान शुरू हो जाएगा उमैर नजमी को बहुत बड़ा शायर साबित करने के लिए। आज अगर फरत अब्बास शाह और हम इकट्ठे हुए हैं तो एक टाइम आता है, आप इदरीस बाबर को पढ़ें, तहजीब हाफी सारा निकल आएगा। हमने जो हमारे पुराने अच्छे लिखारी थे और अच्छे अदीब थे, हमने उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, उनको वो वैल्यू नहीं दी। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पूरे, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं और पूरे वसूख से मैं कर रहा हूँ। अगर किसी ने पंगा लेना है तो वो आए, आके तरदीद कर तो आए हैं इल्ज़ाम की अजीज़, लेकिन हमारे सर से वो तोहमत नहीं गई। इसी तरह अभी और भी बड़े बड़े गटर उबलने वाले हैं, मैं आपको पेशगी इत्तला दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, ब्राइट स्टार .pk में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, वकास अजीज़ भाई से हमारी पहले भी एक मुलाकात हुई, आपने उम्मीद है वो इंटरव्यू सुना होगा और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो लास्ट इंटरव्यू में हम लोगों ने बात की थी कि नेक्स्ट हम लोग वकास भाई के साथ एक सिटिंग करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे जो अदब में आजकल चीज़ें हो रही हैं और जो फेसबुक पे गंद फैलाया जा रहा है वो क्या कुछ हो रहा है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो वकास अजीज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हाजिर, आपने बहुत शुक्रिया दोबारा से अपने कीमती लम्हात में से कुछ टाइम दिया। नहीं हाजिर है। तो वकास भाई, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा अदब से, ये जो अदब में इस तरह गंदगी फैली हुई है, तो कहते ये हैं कि किसी भी कौम की तहजीब को अगर आपने जानना हो तो वहाँ के अदब को पढ़ लो। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे आजकल के जो शायर और अदीब मार्केट में आ रहे हैं वो हमारी कौम की तहजीब के नुमाइंदा हैं? नहीं है। इंडियन लॉबी बहुत शिद्दत के साथ एक्टिव है और इंडियन लॉबी को पाकिस्तान में लाने में जनूबी पंजाब के शायरों का किरदार है। सही, ठीक हो गया। और वही हल्लड़बाजी या हुल्लड़बाजी, वही गंदगी, वही बगैरती, जिस्म फरोशी, मनशियात, ठीक है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पूरे, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं और पूरे वसूख से मैं कर रहा हूँ। अगर किसी ने पंगा लेना है तो वो आए, आके मैं उसको दिखा दूंगा, आईना दिखाऊंगा, बिल्कुल आईना दिखाऊंगा। और मैं बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं खामोशी से अपने काम में लगा रहता हूँ, मैं छेड़ता नहीं हूँ किसी को। लेकिन अब चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। जिस तरह ये पहले वो एक ग्रुप, ये 4-5 दिन पहले जो बेनकाब हुआ, को क्या नाम था उसका, इत्तेहाद ग्रुप। इसी तरह अभी और भी बड़े बड़े गटर उबलने वाले हैं, मैं आपको पेशगी इत्तला दे रहा हूँ। जी ठीक होगा। जब वकास भाई, अगर देखा जाए ना तो आजकल ये जो अदब में गंदगी भी हो रही है, इसमें हर बंदा मशहूर होने के लिए और फेमस होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ना ये गंदगी फैलाने जा रहे हैं। और इसमें आप नहीं समझते कि किसी हद तक हमारा भी, जिस तरह आपका एक शेर है, सड़क पे एक भिखारी ने भूख चुनते कहा, तमाम उम्र के लारे पे कौन जीता है। तो अदब या जस अगर लिखने पढ़ने से भूख तो नहीं मिटती और ना ही पैसा डायरेक्टली आता है। तो आप नहीं समझते क्योंकि हमने जो हमारे पुराने अच्छे लिखारी थे और अच्छे अदीब थे, हमने उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, उनको वो वैल्यू नहीं दी जो वो डिज़र्व करते थे। उस वजह से आज का जो शायर और अदीब है वो बिज़नेसमैन बन चुका है। देखिए, बिज़नेसमैन हर दौर में रहे हैं और ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं देखिए कितने बड़े क्राइसिस से गुजरा, अभी भी गुजर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके करम के बाद दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सपोर्ट करें। मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा? मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है। क्या मैं ये तीनों स्किल्स आपसे नहीं डिस्कस की कि यार कोई काम हो तो बताओ? ऐसे ही ये आप किसी को शिकवा नहीं कर सकते, आप किसी को गिला नहीं कर सकते कि आपको काम नहीं मिल रहा। ठीक, बिलाल आजिज़ है, वो वहाँ पे बैठ के हरीपुर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, कैलीग्राफी कर रहा है, ठीक है।
अब क्या वो ये कहे कि जनाब मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं शायरी की वजह से नो, ये आपका अपना है। ये जो ठीक है? रातों रात हमें मशहूर होने की जो वो एक मैंने आपको पहले भी लालच आ बताया गई जी, ना, पहले ये भी मसला बताया है। था कि महक मलिक में और इनमें कोई फ़र्क कोई नहीं, फ़र्क नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये गंदगी सारी जनूबी पंजाब से आई है। अच्छा, ठीक, सही। अच्छा वकास भाई, आपने 2013 से नस्ल नौ शायरों का आगाज़ किया, तो उस वक्त से अब जो भी नस्ल नौ का कोई शायर जब कोई इस तरह का उठता है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये वकास अजीज़ की साजिश होगी, या इसके पीछे जो बैक एंड पे है वो वकास अजीज़ का हाथ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, कमर अब्बास का शेर मैं सुनाता हूँ कि शहर में घर तो बन नहीं सकता, एक ताल्लुक़ बना के चलते हैं। वाह। अदनान सरमद के शेर सुना सकता हूँ, वकार ख़ान के सुना सकता हूँ, फ़ज़ल गिलानी के सुना सकता हूँ, बिलाल आजिज़, हसन ज़हीर राजा, मसूद सागर, नज़ीर सागर, उसामा असर, मतलब बलूचिस्तान से अहमद वकास, फिर ये वो लोग हैं कश्मीर से ख्वाजा असलम रज़ा, मतलब असद जुल्फ़िकार, मतलब ये सारे वो लोग हैं जो नस्ल नौ के मंजरनामे का हिस्सा हैं। सही। नस्ल नौ के मुशायरों में से अगर कोई एक अच्छा शायर निकला है तो वो राकिब मुख्तार है। अच्छा, ठीक हो गया। बाकी ये जो गंदगी है, जो शोर गुगा है, इस पे कोई भी हमारे जो मुशायरों में आए हुए लोग हैं, आप उनके पूरे लिस्ट चेक करें, एक भी ये नाम नहीं होगा। कल ज़िशान राठौर की वॉल के ऊपर बात हो रही थी तो जाहिद बशीर ने वहाँ आके गंद किया और उसने यही कहा जी कि ये सारा गंद आपका फैलाया हुआ है, इसके इमाम आप हैं, तो ये है, सब कुछ है। अब जाहिद बशीर का अपना क्या कैरेक्टर है, पहले ये देखा जाए। हर बड़ी अदबी साजिश के पीछे वो मौजूद होता है खामोशी के साथ। फिर दूसरी बात ये है कि क्या इसको कहते हैं, प्लांटेड इंटरव्यू उसने करवा के अपने उस्ताद को भी जलील करवा दिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये जितना शोर गुगा है ये उसी टोले के इर्द गिर्द जुड़े हुए लोग हैं, और उसी टोले के इर्द गिर्द जो हसीन नागने हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, वही लोग हैं। मेरे मुशायरे में, यानी नस्ल नौ के मुशायरे में सुखन के, अगर कोई जैनवन शायरा है तो वो आएगी, अदरवाइज ठीक हो गया। और रह गई साजिश की बात, तो ये पिंडी आर्ट कौंसिल के जो अदबी ढाबा है उसको भी लेके बड़ी बातें की गई थी, लेकिन वकार साहब के इंटरव्यू ने वो सब कुछ कर दिया। साजिश की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास रोज़ाना व्हाट्सएप पे शायरों अदीबों ने ही एक दूसरे के बारे में वो कुछ शेयर किया होता है, अगर मैं वो ओपन कर दूं, पब्लिक कर दूं, तो इधर तूफान आ जाए, लोग इत्तेहाद ग्रुप और उस चीज़ को भूल जाएं। मैं लोगों के ऐबों पे पर्दा डालने वाला आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुश्मनी एक शख्स के साथ है, उस शख्स के साथ दुश्मनी को ये अगर कहकर लोग कहते हैं कि ये मुतनाज़ा है या ऐसा कोई मामला है, तो भाई मर्द आदमी हैं, दुश्मन रखते हैं, और आगाज़ उस शख्स ने किया था, मैंने नहीं किया था। बाकी अगर आपने कभी सुना हो कि मैंने किसी के बारे में कोई बुराई की हो, मेरे फेसबुक स्टेटस पे कोई चीज़ आई हो, तो बिस्मिल्लाह। अच्छा वकास भाई, ये जो एक ख्याल है कि आप जो है बहुत सारी इस तरह की साजिशों के पीछे होते हैं, उसमें मेरे ख्याल में जहाँ तक अगर आपके इंटरव्यूज़ या आपकी वीडियोज़ को भी देखा जाए तो वहाँ से तासुर ये मिलता है कि आजकल हर जो शायर जो है वो अवाम में मकबूल हुआ है, वो किसी न किसी दो नंबरी के थ्रू ही मकबूल हुआ है। तो जैसे आपने बहुत बड़े बड़े जो आजकल अवामी मकबूल शायर हैं उनके बारे में बात की, तो वो आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आपकी नज़र में क्या कोई ऐसा अभी अवामी मकबूल शायर है जो अच्छे तरीके से और अपनी शायरी की बिना पे अवाम में मकबूल हुआ हो? मैंने राकिब मुख्तार का नाम लिया ना, सही, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो फरीहा नकवी हैं, जैनवन तरीन शायरा हैं, ठीक है। सरवत मुख्तार हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। हर लोगों को लोगों के अंडरवेयर में घुसने का शौक़ होता है, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि कौन शेर कह रहा है, कैसा कह रहा है, कितना कह रहा है, ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फैसल ज़मान चिश्ती हैं, ठीक है, हल्का रबाब ज़ौक़ लाहौर को इंतहाई आला सतह पे चला रहे हैं, ख़ुद भी बहुत आला पाए के शायर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि शुअरा मौजूद नहीं है, शुअरा मौजूद हैं। हाँ, वो उन टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते जो स्टेज पे खड़े हुए लोग करते हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अदब से रिलेटेड बात हो रही है, तो आजकल आपके इंटरव्यूज़ में एक चल उस्ताद की ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और आपके साथ जो है उस नज़रिए के अगर हम कहें तो वो फ़रत अब्बास शाह साहब भी उसी को लेके चल रहे होते हैं, लेकिन आप उन चाल उस्तादों के नाम जो है वो खुल के अवाम को बताते नहीं हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि उन चाल उस्तादों के नाम भी आपको सामने खुल के बताने चाहिए, ताकि वो जो लोग अवाम में मकबूल होकर बैठे हुए हैं वो सामने अवाम के आ सकें? अब ये सवाल ऐसा है कि इस पर मुझे एक ठंडी आह भी भरनी पड़ रही है कि मैं किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम ना लूँ।
ठीक है। मेरी जिस बंदे के साथ है मुखासमत, वो एक मुनाफिक आदमी है और वो सांप से 2.5 घड़िया जो सांप होता है उससे ज़्यादा जहरीला आदमी है, और उसने अदब को जितना नुकसान पहुंचाया है, और उस शख्स ने नई नस्ल को नहीं बल्कि कई नस्ल, वो ऐसा कोई जहरीला आदमी है कि उसने देखा कि इस शख्स के अंदर पोटेंशियल है और ये अच्छा शेर कह सकता है। उसने उसके माशी हालात, समाजी हालात, उसकी कमज़ोरियाँ उससे ले लेके उतनी ज़हनी अजियत पहुँचाई लोगों को कि लोग दिल के मरीज़ हो गए हैं जवानी में। अच्छा, लोग मरने के काबिल हो गए। मैंने तो वो सीरीज़ अभी रोकी हुई है, मेरे पास बहुत कुछ है उस शख्स का, ठीक है। उस शख्स की और भी बहुत कहानियाँ हैं, ठीक है। तो बाकी जो लोगों का नाम लेने की बात है, मेरा ख्याल से जितना गंद उस एक अकेले शख्स ने कर दिया ना, इतना मिलके 100 शैतान मिलके वो फसाद नहीं कर सकते जो उस शख्स ने सन 90 से लेकर आज तक तबाही फेर दी है। लेकिन वो फिर भी क्योंकि मैं अंदर खाने उनका नाम जानता हूँ, कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मैं पर्सनली तो उनको नहीं जानता कि वाकई वो उस तरह के हैं, लेकिन वो फिर भी आज तक अवाम में मकबूल क्यों हो रहा है? अवाम में कौन सी मकबूलियत है ये बताएं? मतलब हर दूसरे मुशायरे में तहजीब उनको हाफी देखा जा सकता है। नहीं, हर दूसरे मुशायरे में होना तो आपकी लॉबी की वजह से। मुझे पता है कि वो किस वजह से वहाँ पे जाता है मुशायरों में, और मुशायरा मुंतज़मीन को वो कौन कौन से फ़ायदे देता है और वो उसको कौन कौन से फ़ायदे देते हैं, ये अलग चीज़ें हैं। इस पे मैं आने वाले टाइम में व्लॉग्स करूँगा, मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी औरत सप्लाई होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बोतलें कैसे जाती हैं, क्या सब कुछ है। अगर मुझे मज़ीद तंग किया गया, मेरे रास्ते मज़ीद रोके गए, मुझे काम ना करने दिया गया, मेरे रिस्क पे मज़ीद डाका मारा गया, मेरे बच्चे से मुझे मज़ीद छेड़ा गया, तो मैं ये सारे काम करूँगा, ठीक है। और मेरे पास इस सब के सबूत मौजूद हैं। मैं बेशक उनके साथ रहा हूँ, मैंने एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है। और उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि मेरे पास क्या क्या कुछ है। ये महज लफ्जी बातें नहीं है, ठीक है। तो ये भूल जाएं कि अगर किसी का, यार अख्तर उस्मान से ज़्यादा मकबूल कौन है इस वक्त सीनियर्स में? ऐसे ही है। अख्तर उस्मान को क्यों नहीं मुशायरों में बुलाया जाता? वो ये चीज़ें नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक है। फरहत अब्बास शाह से कौन मकबूल है? उसे क्यों नहीं हर जगह बुलाते? वो ये काम नहीं कर सकता। तहजीब हाफी हर जगह मौजूद है, क्यों? उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, बिल्कुल, और वो उससे ज़्यादा मशहूर है, अवामी है। उसके पूरे हलके में एक शायर ऐसा नहीं है जिसकी एक वीडियो पे इतने लाइक्स या व्यूज़ हों, सारी वीडियोस पे मिला के इतने लाइक्स और व्यूज़ हों जितने हाफी की एक वीडियो पे। ये हाफी की अच्छी बात है। सही जी, ठीक। अच्छा, अभी हाल ही में क्योंकि आपने फरहत अब्बास शाह साहब का नाम लिया, तो उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी ताबशियत के नाम से, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे इस नज़रिए के, और आपने भी उनका साथ दिया और कमेंट्स में कुछ 2-3 पॉइंट्स और लिख दिए। और जैसा कि आपने बताया कि वो जो चल उस्ताद हैं वो 1990 से ये काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों, आप वकास अजीब भाई और फरहत अब्बास शाह साहब अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इनके। तो उस वक्त अगर आप एक्टिव हो जाते तो क्या ये काम रुक नहीं सकता था? और अभी आपका एक्टिव होने का क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी मुफाद पे ज़्यादा आ रही है? तब आप बड़ा अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। फरहत अब्बास शाह साहब के हवाले से हाल ही में डॉक्टर अबरार उमर का इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है सुखन टीवी पे, एक तो वो देख लें। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे फरहत अब्बास शाह को अवामी पजीराई हासिल हुई और उसके बाद उन्हें मंजरनामे से हटा दिया गया साजिश करके। अच्छा। अब एक बंदा जब उसे रोज़ी रोटी की, अपने बच्चों की, फैमिली की फ़िक्र होगी, फिर साथ में वो डायबिटिक पेशेंट भी होगा, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ अकेला लड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर भी उन्होंने अपनी सतह पे अपनी स्ट्रगल जारी रखी। नंबर 3, जब आप माफियाज़ के मफादात को देखते हैं तो उन माफियाज़ के मफादात को पूरा करना आसान काम नहीं होता, ये माफियाज़ हैं। अच्छा। रह गई मेरी बात, तो मैं 2011 से चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा बैकग्राउंड एक इल्मी और अदबी घराने से, मेरे माँ बाप ने मुझे साजिशें करनी नहीं सिखाई। जो शायर घर से भूख लेके बाहर निकलता है और उसका एम ये होता है कि उसने अपनी भूख को ख़त्म करना है, तो वो उसको ख़त्म करने के लिए ये नहीं देखेगा कि ये नान का जो टुकड़ा है ये हलाल है या हराम है। उसको भूख लगी है, उसने अपना पेट में ठूंसना है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी का रास्ता रोकना है, मुझे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि मुनाफकत करनी है, मुझे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि दल्लागिरी करनी है, ठीक है, माजरत के साथ ये लफ्ज़ है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि कट जाना है, मर जाना है, लेकिन सच बोलना है। मेरे माँ बाप ने मुझे वो ज़िंदगी का सबक दिया है जो सुकरात का सबक है, जो मंसूर का सबक है, ठीक है। आज अगर फरहत अब्बास शाह और हम इकट्ठे हुए हैं तो एक टाइम आता है जब खैर के नुमाइंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। उस वक्त फिर शर के नुमाइंदों को भागना पड़ता। इस वक्त में अल्लाह ताला ने इकट्ठा होना लिखा था, सो हुए।
अच्छा, अभी क्योंकि बात हो रही है अवामी नुमाइंदों की, जो अवाम में मकबूल है, तो आजकल जो नाम आपके सामने आते हैं, अली ज़रियून हो गया, तहज़ीब हाफ़ी हो गया, उमैर नजमी हो गया, अम्मार इकबाल हो गया, तो ये कुछ शायर अगर हम देखें तो आज आपको हर दूसरे मुशायरे में नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि दूसरा कोई और शायर निकल नहीं पा रहा? एक लड़के से बड़ी उम्मीद थी उमैर नजमी से, लेकिन फिर जब उनकी किताब एक मैंने पढ़ी है तो उमैर नजमी जो है वो अपनी क्राफ्ट के अंदर बंद शायर है। अच्छा, ठीक है। उसने जिस पिंजरे से परिंदे को निकाला था उसके अंदर वो खुद कैद हो गया। ठीक है, मज़ामीन चाहे जो भी हों, आपकी लफ्ज़ियात और आपकी लोकेल बताती है आपके अंदर कितने बढ़ावे की गुंजाइश है। अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि एक तूफ़ान शुरू हो जाएगा उमैर नजमी को बहुत बड़ा शायर साबित करने के लिए, और बाकी सबको भी। जैसे अभी हम बात करें तो फरवाद शाह साहब ने जब जो नीलिया के बारे में बात की थोड़ी सी, तो वो एक तूफ़ान हो गया था। नहीं, मैंने वो गुल जहान की किताब पे बिल्कुल नंगी सच्ची बात की, तो उसके बाद हर जगह से उसकी किताब पे तबसरे आना शुरू हो गए। तो ये रिएक्शंस होते हैं, हम जानते हैं इन बातों को। बाकी रह गए दूसरे लोग, तो वो शायर नहीं है, दे आर जस्ट एन एंटरटेनर। ठीक है, देखें, गाने वालों की एक सतह वो होती है जो नूर जहाँ है, और गाने वाले की एक सतह वो होती है जो गली में खड़े होके ना उसको कॉपी कर रही होती है। तो ये वो कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, और फिर उससे बढ़कर इंसान का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। हम पे तो तोहमत लगी, वो मेरा एक शेर है कि तरदीद कर तो आए हैं इल्ज़ाम की अजीज़, लेकिन हमारे सर से वो तोहमत नहीं गई। ठीक है, हम पे तो एक इब्तला आई और अल्लाह ने उस पर सुरखरू किया, लेकिन अगर मुझे मेरे अल्लाह का डर है, मुझे मेरे अल्लाह का डर है, मुझे मेरे अल्लाह का डर है। इन लोगों के अगर करतूत खुल जाए ना, तो लोग यूं नाक छुपाते फिरें, नाक बंद करके गुजरें जहाँ से इन लोगों को देखें। ठीक है, ये फेसबुक की और इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की फ़ैन फॉलोइंग और ये सारी चीज़ें, मुझे पता है कि तहज़ीब आफ़ी के कितनी जो है वो गन्स बैठी हुई हैं डिजिटल मीडिया की, और कितने अकाउंट्स हैं, कितने पेजेस हैं। अच्छा। जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने खुद मुझे दिखाए, ज़रियून के कितने हैं, इन सब के कितने। लेकिन मैं इस सब के बावजूद एक तासुर जो बनाया गया है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसकी इज़्ज़त करो, ये वही हमारा चल उस्ताद कहता है, हम करते हैं इज़्ज़त, ऐसी बात नहीं है। मेरा इन लोगों के साथ क्या मामला है, मेरी इनसे क्या लड़ाई हो सकती है? वो अपना खाते हैं, हम अपना खाते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सोसाइटी को दे क्या रहे हैं, बेगैरती दे रहे हैं। माँ बहन की इज़्ज़त ख़त्म करके लड़की का जो तसव्वुर है, औरत का जो तसव्वुर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हवस परस्ती या एज अ टूल, नो महबूबा बहुत बड़ा मकाम है, एज अ टूल, एज अ टॉय इस्तेमाल करना दे रहे हैं। ठीक है, और जितनी भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो इनको शायर समझ के इनके करीब होती हैं, अगले दिन वो किन किन चीज़ों में पड़ी होती हैं ये हमें पता है। ठीक है, ये सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, इंतशार दे रहे हैं। अच्छा, अब ये कहना जी कि इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट के लिए भाई इफ्तिखार ठाकुर मौजूद है, नरगस मौजूद है, दीदार मौजूद है, महक मलिक मौजूद है। ठीक है, ये सारे लोग मौजूद हैं। शायर का तो काम है तहजीब, शायर का तो ये काम है कि वो बात करे तो पता चले। शायर का ये काम नहीं है कि तेरी गली की नौकरी करें हम। ठीक है, शायर का ये काम नहीं है कि वो आपको ये मैसेज दे कि अपने ख़ानदान से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने रिश्तों से, उन सब को आप जूते की नोक पे रखें। ठीक है, शायर का काम है कि मुआशरे को जोड़ना, शायर का काम है मोहब्बत को आम करना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे ये ऐसी कितनी गज़लें कहते हैं मैं लिख के दे देता हूँ अभी, और इनसे अच्छी होंगी और कंटेंट भी यही होगा। ठीक है, और अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि आप इदरीस बाबर को पढ़ें, तहज़ीब आफ़ी सारा निकल आएगा। ठीक है, आप अल्लाह आपका भला करे, मोहसिन नकवी को पढ़ें, आप इवन मेरी कई चीज़ें हैं और भी बहुत सारे लोगों की हैं। परसों सज्जाद गुल बिसालवी ने मेरे से बहस करते हुए कहा फेसबुक पे कि जी वो आपने कहा जी कि हाफ़ी ने और ताबिश ने भी आपके शेर उठाए हुए। मैं मुंह पे कहता हूँ उठाए हुए हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो बात ये होती है कि आप अपनी जब आप दूसरों की बात करेंगे ना, और फिर उसको आप मुलम्माकारी के साथ पेश करेंगे, तो फिर आप उसमें कोई मैसेज नहीं कन्वे कर पाएंगे। और फिर लोगों का ये कहना कि जनाब वकास अजीज़ शायद किसी जेलसी में ये बात करे, क्योंकि ज़ैद बशीर ने ये बात करनी है, मैं उसकी नेचर से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। तो ज़ैद बशीर तू मज़ीद काला हो जाएगा क्या यार, मैंने जेलस होना। हाफ़ी हमारा दोस्त है, हम उसकी अच्छी चीज़ों की कदर करते हैं, जो उसके अच्छे शेर हैं उसके मुंह पे कहते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी है, जो मामलात हैं वो भी सामने है।
ठीक है। तो बात वो होनी चाहिए जो हक और सच और कंट्रीब्यूशन के साथ हो। पैसा भी आपको मिल जाता है, वक्ती इज्जत भी मिल जाती है, लेकिन सोसाइटी में आपका नक्श क्या रहता है, कागज़ पर आपका लिखा क्या रहता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो अली ज़रियून और तहज़ीब आफ़ी की किताब का शिद्दत से इंतज़ार है। इवन आपने अम्मार इकबाल की बात की, तो वो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अम्मार के साथ उसके घर में बैठ के कुछ अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हाँ, वो अपनी निजी महफिल में जो मेरे बारे में शगुफ़े छोड़ते रहते हैं, वो आते रहते हैं मेरे तक, और मेरा दिल खुश होता है और उनके लिए दुआ निकलती है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि शेर जो है वो नज़रिया जो है वो चोरी हो रहा है, जो कुछ भी नज़रिया तो चोरी इस नहीं हो तरह रहा, का ख्याल चोरी हो रहा है, तो ये जो चरबा साजी वाला मामला है, क्या इसके लिए कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, एक तो कॉपीराइट एक्ट को हमारा पब्लिशर एक्टिव करवा सकता है, लेकिन वो नहीं करवाता, और दूसरा जो हमारे यहाँ ये एक रवैया है, वो जिसको उस्ताद ने नाम दे दिया कि जी ख्याल को आगे बढ़ता है, जिस शेर के पीछे कोई शजरा ना हो, मैं उसको शेर नहीं मानता, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भाई शजरा वहाँ होता है जहाँ पे आपकी अपनी ज़ात मौजूद हो। दादा होगा तो पोता होगा, और पोता दादे का नाम उसी वक्त लेकर आगे बढ़ेगा जब पोते के अंदर भी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, वरना वो भी मिट्टी की ढेरी बनकर फना हो जाएगा। ठीक है, तो ये झूठ और मक्कारी और दो नंबरी को फ़रोग देने के लिए चल उस्ताद ने जो कार्रवाई डाली, और फिर चल उस्ताद ने अपने कई आगे चल उस्ताद पैदा कर दिए इनकी सूरत में, तो ये सोसाइटी के लिए तकलीफ देह है, नुकसानदेह है। ये जो काम जितना भी आप बता रहे हैं चरबा साजी वाला, ये 21वीं सदी में आई थिंक ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। तो क्या आप समझते हैं कि 2000 के बाद गज़ल कही जा रही है, या फिर कोई अच्छा शायर या शायरा नमदार हुए हों? बहुत अहम सवाल है। दानियाल तरीर, मेरा भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, नई सदी नया शायर। दानियाल तरीर बहुत अच्छे शायर, बहुत नए, बहुत कमाल। सरफराज जाहिद रावलपिंडी से बहुत अच्छे शायर। नवीद मलिक, मुनीर फ़ियाज़ बहुत अच्छे शायर। अच्छा, फिर इसी तरह आप देखें बिलाल आजिज़ बहुत अच्छे शायर। अच्छा, फिर वसीम अब्बास। अच्छा, फिर इसी तरह देखें तो नुमान ख़ान बहुत अच्छे शायर। इसी तरह डॉक्टर वकार ख़ान, फ़ज़ल गिलानी, अरशद अब्बास ज़की। ठीक है, ये वो हैं। हमारा दोस्त सहर, असद रज़ा सहर, वो बहुत अच्छा शायर है, सिर्फ दोस्त नहीं। मुतरसद बैदी बुखारी, नए लोगों में अली पीर आली, माजिद रज़ा अंबर, तज़कीर अज़हर। ठीक है, ये मैंने मसूद वो उसका सागर का नाम पहले भी लिया, नज़ीर सागर। उसामा असर बलूचिस्तान से, ख़याम सना बहुत अच्छा शायर। तालिब हुसैन तालिब, ठीक है। मोहसिन चंगेज़ी तो मेरे लव हैं, ठीक है। इसी तरह बिलाल अंजुम, अकबर अंजुम, ठीक है। अहमद वकास बहुत अच्छे शायर, उनके भाई बिलाल असदी बहुत अच्छे शायर, ठीक है। इसी तरह उनकी सिस्टर जो है वो बहुत अच्छी शायरा, जैनमन शायरा, ठीक है, वो आपकी मेहरबानी, ठीक है। और इसी तरह आप जाएं तो अकबर न्याजी बहुत अच्छे शायर यहाँ से, ठीक है। उसका माजी जहांगीर मिर्ज़ा, कितने नाम हैं जो मैं लूँ, कौन से, आज़ाद हुसैन आज़ाद की किताब अभी आई है, बहुत अच्छे शायर हैं वो। अब मैं किस का नाम लूँ, दिलावर अली आज़र, ठीक है। तो किस का नाम, अकील शाह, ठीक है। आज शायरात दो हैं मैं समझता हूँ, सरवत मुख्तार भक्कर से बहुत अच्छी गज़ल कह रही हैं, और फरीहा नकवी, बस ठीक हो गया। बाकी मंजरनामे में मैंने जिसको आज तक अच्छी शायरा कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और मुझे शर्मिंदगी हुई जब उनका मैंने गलीज़ और बदबूदार किरदार और चेहरा देखा, मुझे शर्मिंदगी है। अच्छा, अभी देखा जाए ना, जिससे पहले भी बात हुई कि शायरी में रुमानियत बस वही ज़्यादा आ गया और वहाँ पे लिखा जा रहा है जस मोहब्बत पे, तो क्या शायर का कोई अपना सियासी नज़रिया भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर शायर का समाज का और सियासत का नज़रिया नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हवस परस्ती है, शराब पीना है, पैसा कमाना है, दो नंबरियाँ करनी है, तो वो तो शायर तो ना हुआ। बिल्कुल, ठीक है। उसमें और एक जवारी में या एक करप्ट आदमी में, एक करप्ट प्रैक्टिस करने वाले इंसान में क्या फ़र्क हुआ? बाकी आपने कहा नज़रिया, तो मेरे ख्याल से अब इदारों को कुछ शायरों की लिस्ट मैंने दी है, मैं मुंह पे कहता हूँ, अच्छा, ठीक है, कि ये बहुत अच्छे शायर हैं, इन्हें देखें, सही, ठीक है। और अब साथ ही इदारों को ये भी देखना चाहिए कि इंडियन फंडेड शायर कौन कौन है पाकिस्तान में, और वो क्या क्या काम कर रहा है, हमारी ज़बान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, हमारी तहजीब के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। इंडियन फिल्में जो काम नहीं कर सकें, मैं फिर ये एक जुमला कहने लगा हूँ
कि इंडियन फिल्में जो काम नहीं कर सकी वो इन लोगों के ज़रिए करवाया जा रहा है। अच्छा, वो इस स्टेज से करवाया जा रहा है। सही। और इस चीज़ का अब हुकूमती सतह पे भी और हमारे इदारों को भी नोटिस लेना चाहिए और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। ये काम 90 में प्लांट किया गया और अब पूरे अरूज पे है, ठीक। और उसके सुरखैल को उठा के उन्होंने सरकारी नौकरियां दे दी और सब। तो मेरे ख्याल से अब सेटअप मामलात कुछ ऐसे आ रहे हैं, चीज़ें हैं, ये राब्ते ज़रा ना नज़र आने चाहिए। ठीक। अच्छा वक़ार भाई, जैसे आपने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी यहाँ देखना चाहिए शायरों को, तो शायरों को अगर देखा जाए ना तो वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत मजबूत नहीं रहे, कमज़ोर ही रहे, और वहाँ से ना उनको इतनी ज़्यादा इनकम और वो वैल्यू नहीं देगी। तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो कि शायरी को बाकायदा एक फ़न रजिस्टर करे और शायर को बाकायदा एक फ़नकार समझे और उनको वैल्यू भी दे? उससे पहले शायर को ख़ुद को फ़नकार समझना चाहिए। अच्छा, आपका आर्ट बोलता है, आपके स्ट्रोक्स बोलते हैं, पैसा भी आ जाता है। सही। असल में मसला ये है कि अब बहुत से बच्चे बच्चियाँ आते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो मैं पहले उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या वो उनकी शायराना हैसियत को कबूल करना चाहेंगे। ठीक है, जिन फैमिलीज़ में मुझे लगता है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा उनका बच्चा अगर शायर बन जाएगा, ठीक है, तो शायर होना एक अलग चीज़ है, शायर बनना एक अलग मामला है। बनने का अमल होने के बाद शुरू होता है। सही। तो फिर उन लोगों के साथ मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। इदारों की आपने बात की तो अकादमी अदबियात का हाल आपने देख लिया है। वकास अजीज़ ऑफिशियल पे सारे स्कैंडल पड़े हुए हैं। मुझे थ्रेट कॉल्स भी आई, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे। मुक्तदरा कौमी ज़बान की हवाले से जो उनका काम है वो देख लें। नेशनल बुक फाउंडेशन, उसमें करप्शन का इंतहा हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। तो ऐसे में कौन सा इदारा करेगा? ज़रूरत इस अमर की है कि शायर जो है वो अपने आप को, अपनी हैसियत को बाइज़्ज़त तरीके से ठट्ठा और मजाक उड़वाने के उसमें ना लेकर आए, खुद अपने कैरेक्टर से अपने आप को बनवाए। अच्छा, आपने अभी अकादमी अदबियात की बात की, तो चंद दिन पहले आपने वीडियो भी बनाई और वो हमने देखी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस तरह की वीडियो में करप्शन एक्सपोज करते रहते हैं? इसके अलावा आपने 4-5 साल पहले एक नावल भी लिखा है, एंकर। इसके अलावा आप समाजी माशी लिहाज से जितनी भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उन पे वीडियोस बनाते रहते हैं और उन पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आए। तो उसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा जहाँ पे आपका स्टेटस था वहाँ से आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की? बड़ी मेहरबानी हुई, बड़ी मेहरबानी इस वजह से हुई कि मुझे मेरे दोस्तों का पता चल गया। अच्छा, आज ये अकेला इस कुर्सी पे बैठा हुआ फिर भी अपना काम तो कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। पहले वो दोस्त साथ थे, इधर की खबरें उधर, उधर की उधर, मुझे पता ही नहीं, मेरी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और एंड ऑफ द डे मैं ही जलील हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने मुआशरे को, समाज को बदलने का ठेका उठाया हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी अब ये दी है, मैं ये वादा करके आया हूँ कि मैं उसकी मखलूक के लिए, अपने अल्लाह से मैंने वादा किया है कि ये उसकी मखलूक के लिए है, और इंशाअल्लाह ताला वो बात चलती रहेगी। ठीक। अच्छा वकास भाई, इसके अलावा अभी आप भी क्योंकि फ़ेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, अभी फ़ेसबुक पे कुछ दिन पहले एक ग्रुप एक्सपोज हुआ जो कि अदबी लिहाज से मुख्तलिफ लिहाज से प्रमोशन दे रहा था, कुछ ना कुछ उन्होंने शराइत रखी हुई थी। तो आप नहीं समझते कि इस तरह के किराए के शायर जो हैं न जाने कितने इस फील्ड में बैठे होंगे, इस फील्ड को गंदा कर रहे हैं? मैंने आपको शायद शुरू में बात की है पिछले इंटरव्यू में कि अभी बहुत कुछ एक्सपोज होना है। अच्छा, बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वो बच्चियां जो शायरी से दिलचस्पी रखती हैं उनसे गुजारिश है कि मुतालिया करें, ठीक है, और मशहूर शायरों के नीचे घुसने की बजाय, हाँ जिसका अपना ज़मीर ही नहीं है, जो ये समझती है कि शायरी के नाम पे उसने इंजॉयमेंट करनी है, तो खुदारा फिर इंजॉयमेंट करें, शायरी ना करें। आप लोगों के बुरे किरदार की वजह से, आप लोगों के बैड कैरेक्टर की वजह से जो शरीफ घरानों की लड़कियां हैं, ये जो अच्छी लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं, वो भी पीछे हो रही हैं। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। और इस वक्त मैंने जो 2 नाम लिए, उसके अलावा सब ही, एक आदि कोई हो, 2 कोई और हों जिनका मुझे इल्म ना हो, ठीक है, जैसे मैंने लेट नाम लिया उनका, हमारी बहन का, सरवर जावेद साहब की जो साहबजादी हैं। तो ये अलमिया है, ये मामला है। और फिर जो एक सूरत है, मुझे अभी भी याद है, अख्तर उस्मान साहब से जब मैं 2007 में मिला, 2006 में मेरी पहली नज़्म जंग पिंडी में शाया हुई, तो उन्होंने मुझे एक फहरिस्त दी वो 40 किताबों की, 40 राइटर्स की, कि इनको पढ़ो। मैं आज तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, हमारी नई नस्ल के लोग पढ़ते नहीं हैं, वो कहते हैं बस अंडे ची बांगा देना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे थोड़ी होता है।
शोहरत का सफ़र और शहवत का सफ़र दोनों में फ़र्क होता है और ये फ़र्क जानकर जीना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अदब में गंदगी है, हमने बात तो इस पर कर ली, लेकिन जिस तरह हमारे आप क्योंकि न्यूज़ कास्टर भी रहे हैं, तो हमारे न्यूज़ में जस्ट ये बात होती है, मसाइल पे बात हो रही होती है, हल पे बात हल नहीं। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप हल भी हल बता मैं दें। बता रहा हूँ। देखें, नई सदी नया शायर, हम्म, एक तनकीदी पूरा चैप्टर आ रहा है मेरा इंशाल्लाह। सही सुखन से जैनवन लोगों के इंटरव्यूज़, उनके एजाज़ में नशिस्तें हो रही हैं। सही मैं आपको भी दावत देता हूँ, आएँ मिलकर रावलपिंडी में नए मंजरनामे की बुनियाद रखते हैं। रावलपिंडी के अदबी मंजरनामे की एक बहुत बड़ी तारीख़ है, यहाँ पे बड़े संजीदा लोग रहे हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ अपना काम कर रहा है रावलपिंडी में, लेकिन फ़ाल नहीं है वहाँ पे अभी। उसको अल्लाह करे कि निसार महमूद तासीर आए हैं, नरगिस जहाँज़ेब आई हैं। मैं पिंडी के सीनियर से आली साहब का भी इंटरव्यू किया, उनसे भी गुजारिश की कि आप आएँ। तो पिंडी के जो जैनवन लिखने वाले हैं, जैनवन सीनियर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हल्के में आया करें ताकि नौजवान भी आएँ। और जो पिंडी के मंजरनामे में नौजवान हैं, वो ये चाहते हैं कि वो लिखें, पढ़ें, सीखें। तो बजाय इसके कि इधर उधर बैठ के जो फितमा परवर लोग हैं उनके पास बैठकर अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय किताब में घुसें, ताकि आपको पता हो कि अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त क्या है और लिटरेचर क्या है। वक़ास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में टाइम दिया और अदब पे इतनी डिटेल के साथ आपने गुफ्तगू की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि जो जो आपके फ्यूचर के प्लान हैं वो फुलफिल हों इंशाल्लाह। व्यूअर्स, बाकी अगर किसी टॉपिक पे आप वक़ास अज़ीज़ भाई की राय लेना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी उसी टॉपिक पे वक़ास अज़ीज़ भाई के साथ सिटिंग कर लेंगे और दैन डिटेल जो एक्सप्लेनेशन होगी हम इनसे इंटरव्यू में ले लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी और चमकते सितारे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।